हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और इसका एंजॉय कीजिए। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा इलेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। इन व्हिच ईयर डिड इलेक्शन कमीशन इश्यू an order making it mandatory for candidates to declare their criminal antecedents, assets, liability and educational qualifications। ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन एक इश्यू जारी किया है जिसके तहत क्या होता है ना, जो भी उम्मीदवार यानी कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, हिस्टोरिकली जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका, वो उसे एक्सप्लोर करें। साथ ही साथ उनका जो एसेट्स, इनका संपत्ति जैसे होता है, और लिएबिलिटी एंड उस उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, वो सारे खुलासा करे। इसको पूरा मैंडेटरी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इसे का जारी किया है। और ये कौन सा साल इसे लागू किया गया है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ठीक है ना। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2003। यानी कि इन 2003 द इलेक्शन कमीशन directed all candidates contesting elections to declare criminal records, assets, liability, and educational qualification in their nomination papers। यानी कि 2003 में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ये निर्देश दिया कि जितने सारे भी उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, कॉन्टेस्टिंग करते हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड का क्या रहा, उनका एसेट्स यानी कि संपत्ति क्या कितना है, लिएबिलिटी क्या है, एंड उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या है, वो सारे जानकारी नामांकन पत्र यानी कि नॉमिनेशन पेपर में उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हाट मोस्ट ए कैंडिडेट डिस्क्लोज अबाउट क्रिमिनल केसेस इन देयर नॉमिनेशन पेपर। यानी कि यहाँ पर यह पूछा गया क्रिमिनल जो केसेस के बारे में, जो उम्मीदवार होता है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, वो नॉमिनेशन पेपर में किस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल केसेस वो खुलासा करेंगे। ऑप्शन देखिए और उसका उत्तर गैस कीजिए। इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या कह रही है, यानी द पास्ट कन्विक्शंस, एक्विटेंस, डिस्चार्ज एंड पेंडिंग केसेस विथ चार्जेस फ्रेम्ड। यानी कि ये क्या क्या कह रहे हैं, उनका और पास्ट कोई आरोप नहीं लगा गया तो, या फिर एक्विटेंस नहीं लगा गया तो, या फिर वो उनका पर अगर कोई भी दोषी उन्हें ठहरा गया है, वो उससे मुक्त नहीं हुआ था, या फिर उनका पर अभी भी ये पेंडिंग कैसे चल रही है। तो ये जो सारे डिटेल्स वो खुलासा करेंगे। ठीक है ना। यानी कि इलेक्शन कमीशन रिक्वायर्स कंप्लीट डिस्क्लोजर, यानी कि इसी क्या कर रही है, कंप्लीटली डिस्क्लोजर कर रही है किसका, ऑल पास्ट एंड पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हुए चार्जेस आर फ्रेम्ड और कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। यानी कि अभी भी उनका आरोप क्या चल रही है, या फिर बहुत साल पहले उनके ऊपर आरोप चल रहा था, या फिर वही जो उनके ऊपर क्या क्या दोष ठहरे गए हैं, वो सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड वो यहाँ पर साझा करेंगे। इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशंस इन द एफिडेविट ऑफ नॉमिनेशंस इज पनिशेबल विथ प्रिजनमेंट्स अप टू। यानी कि अगर एफिडेविट में, नॉमिनेशन पेपर में जो एफिडेविट दिया था उसमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अगर फॉल्स निकलती है, अगर वो उम्मीदवार फॉल्स जानकारी देते हैं तो उनके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाता है, उनके लिए क्या दंड दिया जाता है। अगर इम्प्रिजन की बात करो तो उनको
कितना साल कैद की तरह रखा जाएगा, कैद सजा मिलेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? उनको किस तरह सजा मिलेगा? कैद कैद जेल सजा कितना दिन मिलेगा, या फिर महीना मिलेगा, या फिर ईयर मिलेगा? क्योंकि सटीक उत्तर होगा देखिए ये 6 मंथ होगा। उनको कैद सजा कितने महीने मिलेगा? जो कि 6 मंथ्स। यानी गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन एफिडेविट इज नाउ एन इलेक्टोरल ऑफेंस। ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, यानी कि क्या है? ओके ठीक है। तो पनिशेबल्स विथ अप टू 6 मंथ्स इम्प्रिजन, जिसके लिए उनको 6 मास के लिए इम्प्रिजन यानी कि जेल दंड दिया जाता है। साथ ही साथ फाइन भी मिल सकता है, या फिर बोथ, ये दोनों कार्रवाई उनके ऊपर चला जा सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन एडिशन टू क्रिमिनल रिकॉर्ड्स व्हाट एल्स मोस्ट ए कैंडिडेट डिक्लेयर। यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड के तहत एक कैंडिडेट को किसके बारे में जानकारी, यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ ही साथ एक कैंडिडेट को, उम्मीदवार को और क्या क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, खुलासा करना पड़ेगा अगर वो कंटेस्टिंग कर रहे तो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि वो अपना एसेट्स यानी कि संपत्ति को खुलासा करेगा, साथ साथ लिएबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे डिटेल्स वो देंगे। कैंडिडेट मोस्ट डिस्क्लोज मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, यानी कि चल अचल संपत्ति जो उनके ऊपर है वो सारे डिस्क्लोज करेंगे। साथ ही साथ लिएबिलिटी इंक्लूडिंग ड्यू, यानी कि वो क्या कोई भी बैंक में कोई लोन देने का उनको लोन चुकाने का कोई है क्या, या फिर वो कहाँ से भी कोई ऑफिशियल या फिर नॉन ऑफिशियल लोन लिया है क्या, कहीं पे भी लोन लिया है तो उसको चुकाने की है क्या, ये जो जानकारी उनको भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, which assets are also required to be declared by the candidates। यानी कि यहाँ पर सवाल रहा कि whose assets are also required to be declared by the candidates, यानी कि किसके बारे में एक कैंडिडेट को डिक्लेयर करना पड़ता है, किस प्रकार का एसेट्स के बारे में। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। किसके संपत्ति को एक कैंडिडेट को डिक्लेयर करना पड़ता है इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसेट्स ऑफ द स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स, यानी कि उनके खुद का भी एसेट, साथ ही साथ उनका स्पाउस का भी एसेट्स, साथ ही साथ उस एसेट से जड़ित सारे जो उम्मीदवार यानी कि उनके घर के लोग, ठीक है ना, उनका खुलासा वो करेंगे। यानी ए कैंडिडेट्स मोस्ट फर्निश डिटेल और पर्सनल एसेट्स, पूरा जानकारी देंगे पर्सनल एसेट्स के बारे में, स्पाउस के एसेट्स के बारे में, दोज ऑफ डिपेंडेंट्स जो भी इसमें जड़ित हो, ठीक है ना, वो सारी जानकारी उनको साझा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिएबिलिटी मस्ट बी डिस्क्लोज बाय द कैंडिडेट्स। किस प्रकार का लिएबिलिटी को एक कैंडिडेट को डिस्क्लोज करना पड़ता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार का लिएबिलिटी को साझा करना पड़ता है, जैसे कि ड्यू टू एनी पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, यानी कि उनको अगर अगर उन्होंने कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से अगर कोई भी लोन लिया है, अगर लोन चुकाने को उनको है तो उसका भी वो साझा करेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन मैनेज डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑल लेबिलिटी, सारे लेबिलिटी को डिस्क्लोज करना पड़ता है उन्हें, स्पेशली ड्यू टू द पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट्स, इसके तहत वो अगर वो लोन ले आए तो उन्हें चुकाना पड़ेगा और उसका भी साझा वो करेंगे।
अगर कंटेस्टिंग कर रहे तो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आज इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 44 है, ठीक है ना। हम बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स का, वो सारे एमसीक्यू कवर किए हैं। इसका प्लेलिस्ट के तहत आप पा सकते हैं, जिसका लिस्ट आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर सारे जो प्लेलिस्ट हम बनाए हैं उसको देख सकते हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए जैसे कि जीके जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। आप उसे जरूर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which change regarding the Rajya Sabha election was introduced in the 2003। यानी राज्यसभा इलेक्शन के ऊपर किस प्रकार का चेंजेस लाया गया था 2003 में, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिमूवल्स और डोमिसाइल रेसिडेंसी ऑफ द रिक्वायरमेंट। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, आलियर मैंने मतलब क्या होता है ना, पहले से ऐसा होता है कि एक राज्यसभा का कैंडिडेट जो होते हैं हैड टू बी इलेक्टर्स इन द स्टेट्स, यानी कि जिस राज्य से वो चुनाव का कैंडिडेट बनते हैं उस राज्य का उनको रेसिडेंसी होना ये मैंडेटरी रहता था पहले से। यानी कि बट 2003 में क्या करा गया, यानी कि अब जिस टेस्ट स्टेट से भी हो आपके सिटीजन हिसाब से रहेगा ये कैंडिडेटसी, यानी कि आप चाहे जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हो आप कोई दूसरे राज्य के लिए भी राज्यसभा इलेक्शन लड़ सकते हो, इलेक्टर बन सकते हो। ये जो अधिकार दिया गया था 2003 के बाद, इसका ये जो डोमिसाइल रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट को इसे हटा दिया गया चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, बिफोर 2003 व्हाट वाज नेसेसरी फॉर ए पर्सन कॉन्टेस्टिंग फॉर राज्यसभा। 2003 से पहले एक पर्सन को क्या जरूरी था राज्यसभा में लड़ने के लिए, जो कि सटीक उत्तर क्या होगा, ऑप्शन देखिए उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि टू बी ए वोटर्स इन दैट स्टेट, यानी कि वो उस राज्य से मतदाता होना चाहिए, यानी कि उस राज्य से बिलोंग होना चाहिए, रेसिडेंसी होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो मैंडेटरी रहता था राज्यसभा के इलेक्शन में लड़ने के लिए। बिफोर द रिफॉर्म, यानी कि संशोधन पहले, एक ये संस्कार लाने से पहले क्या होता ना, ओनली एन इलेक्टेड इन द कॉन्सर्न स्टेट, जिस राज्य से आप इलेक्टर हो उस राज्य से आप चुनाव लड़ सकते हो राज्यसभा के लिए, ठीक है ना। ये मैंडेटरी रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, आफ्टर 2003 व्हाट बिकम सफिशिएंट फॉर राज्यसभा कैंडिडेट्स, यानी कि 2003 के बाद राज्यसभा के लड़ने के लिए एक कैंडिडेट क्या सफिशिएंट रहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए 2003 के बाद बस भारत का सिटीजन होना चाहिए, यही काफ़ी था। बाकी रेसिडेंसी इलेक्टर वहाँ पर होना ये जरूरी नहीं है। यानी कि नाउ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कॉन्टेस्ट राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट, कहीं कहीं राज्य से आप बिलोंग करते हो फिर भी आप लड़ सकते हो राज्यसभा के चुनाव कॉन्टेस्ट कर सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ द डोमिसाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच बॉडी सुपरवाइजेस द फिलिंग ऑफ एफिडेविट बाय द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट जो एफिडेविट फिलिंग करते हैं कौन सा निकाय ये सुपरवाइज करती है, यानी कि निगरानी करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ये निगरानी करती है, सुपरवाइज करती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन एंश्योर्स कंप्लायंस विद एफिडेविट रूल्स ड्यूरिंग द नॉमिनेशन, यानी नॉमिनेशन के टाइम, नामांकन के टाइम हमारा जो चुनाव आयोग ये क्या करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि एफिडेविट के तहत जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट दिया गया है ये कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, which court can punish candidate for false information affidavit, अगर कोई भी कैंडिडेट फॉल्स मैंने मिथ्या मिथ्या इंफॉर्मेशन दे रही है, फॉल्स इंफॉर्मेशन एफिडेविट में दे रही है,
उसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन खुलासा कर रही है, तो उसके तहत कौन सा कोर्ट उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, यानी कि मुकदमा चलाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई कोर्ट। देखिए, इलेक्टोरल ऑफेंस इंक्लूड्स फॉल्स एफिडेविट आर डील्ड विद द हाई कोर्ट बाय हाई कोर्ट थ्रू इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन के दौरान हाई कोर्ट इसके ऊपर निगरानी करती है, इसके ऊपर मुकदमा चलाती है, ठीक है ना। अगर हाई कोर्ट को इलेक्शन पिटीशन मिलती है तो इलेक्शन पिटीशन कौन दायर कर सकते हैं। देखिए, ये एक वोटर दायर कर सकते हैं या फिर अपोजिशन पार्टी है दायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which year so the Supreme Court directs that candidate must disclose ancient and criminal record, यानी कौन सा साल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि जो कि कैंडिडेट उनको अपना जो एसेट यानी संपत्ति और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका खुलासा करना उनको पड़ेगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया। किस साल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2002। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वोटर्स लीडिंग द ईसी 2003 डायरेक्टिव। यानी सुप्रीम कोर्ट इसको कब ये जो निर्देश दिया था 2002 में, ठीक है ना। और इलेक्शन कमीशन इसे कब जारी किया 2003 में, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट क्या अपील यानी कि क्या राय दिए थे, ये राय दिए थे कि ये यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर वोटर, यानी को ये जानकारी वोटर को जानना अधिकार है, यानी कि वो जिनको वोट दे रही है उनके ऊपर क्या, उनके पास क्या क्या एसेट्स है, उनका क्या क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, ये सारे जानकारी एक वोटर को जानना है। ये जो जानना ये अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट उनको कहा है, ठीक है ना। ये 2002 में इस तरह राय देते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर्स ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। अगर कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट अगर खुद का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, खुलासा नहीं कर रही है, उसके ऊपर क्या पेनल्टी उनके ऊपर लगेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्टोरल ऑफेंस, इसे एक चुनावी अपराध माना जाएगा, लीडिंग टू इम्प्रिजन और फाइन। ये क्या लीडिंग कर रही है, जिसके तहत उनको सजा सुना जा सकती है, कैद की सजा, या फिर उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, जुर्माना। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, नॉन डिस्क्लोजर्स इज ट्रीटेड एज अ इलेक्टोरल ऑफेंस, ठीक है ना, अंडर इलेक्शन लॉ। इलेक्शन लॉ के तहत इसे इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द डायरेक्टिव ऑफ मैंडेटरी डिस्क्लोजर इट मीन्स टू स्ट्रेंथन, यानी कि ये जो निर्देश दिया गया है कि आपको खुलासा पढ़ना करना पड़ेगा, ये जो इसके तहत किससे मजबूती मिलती है, किसके स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म्ड वोटिंग। ये क्या जानकारी दे रही है, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है एंड इन्फॉर्म वोटिंग दे रही है, यानी कि एक वोटर को ये पता चलता है कि हाँ, मैं जिस उम्मीदवार को वोट देता हूँ उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ये उनको ऊपर पूरा जानकारी एक वोटर को मिल जाता है, जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, ठीक है ना। वोटर गेट्स टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, उनको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस मिलता है बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स बैकग्राउंड्स, ये कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड के तहत होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
इफ ए कैंडिडेट कंसल्ट एसेट्स, यानी कैंडिडेट क्या कंसल्ट कर रही है, एसेट्स हु कैन चैलेंज इट, उनको अगर एक कैंडिडेट क्या, एक कैंडिडेट एसेट्स नहीं खुलासा कर रही है, अगर एसेट्स में कुछ भी छुपा रही है, उनको उनके ऊपर कौन चैलेंज, उनको कौन चुनौती दे सकती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि एनी इलेक्टर, कोई भी मतदाता हो, या फिर कैंडिडेट्स थ्रू द पिटीशन, पिटीशन दायर करके वो उनको चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि एनी वोटर्स और राइवल कैंडिडेट्स, उनका जो अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन प्रतिद्वंदी होते हैं, उम्मीदवार प्रतिनिधि होते हैं, वो उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, फाइल एक केस रिगार्डिंग दिस कंसल्टमेंट, इसके ऊपर, ठीक है ना, इस एसेट्स के ऊपर अगर वो नहीं खुलासा करते हैं तो उनके ऊपर केस दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु डिक्लेयर्स द विनर आफ्टर काउंटिंग वोट्स, यानी वोट काउंटिंग करने के बाद कौन विनर का डिक्लेयर करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो इसका डिक्लेयर करते हैं, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिशियली डिक्लेयर द विनिंग कैंडिडेट्स, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कौन विजेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर डेलिबरेटली फिलिंग ए फॉल्स एफिडेविट, अगर कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट, ठीक है ना, फॉल्स एफिडेविट डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर फिलिंग करते हैं, तो उनके लिए क्या दंड विधान रखा गया है। जैसे कि इनके लिए क्या क्या दंड विधान रखा गया है, जैसे कि 6 मंथ्स इन प्रिजन कैद की सजा हो सकती है, उनके ऊपर जुर्माना भी लग सकती है, साथ ही साथ अगर सीरियस मैटर हो तो उनके ऊपर बोथ भी लग सकता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जैसे दिया गया स्टार मार्क करके, यानी फॉल्स एफिडेविट इक्वल्स अप टू 6 मंथ्स जेल्स और फाइन्स और बोथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच बॉडी रिमूव द डोमिसाइल रूल्स फॉर राज्यसभा कैंडिडेट्स, यानी कि राज्यसभा कैंडिडेट के लिए जो डोमिसाइल रूल था, यानी कि आप उधर का वोटर होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए, जिस राज्य से, जिस राज्य का राज्यसभा इलेक्शन के लिए आप लड़ रहे हो चुनाव, उस राज्य से आप बिलोंग करना जरूरी ये था, ये जो डोमिसाइल रूल था उसको कौन सा निकाय हटा दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट, कौन सा निकाय ये हटा दिया गया, पार्लियामेंट, संसद ने एक संशोधन संशोधन के द्वारा हटा दिया है इसे, यानी कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट was amendment in 2003 removing the dimensional requirements, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, इस एक्ट के तहत एक नया अमेंडमेंट लाया गया था 2003 में, जिसके तहत क्या करा गया, जो डोमिसाइल रूल है रिक्वायरमेंट कर रही है उसको हटा दिया गया था राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर रिमूविंग डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को हटाने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, क्यों, यानी इट गिव्स पार्टीज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स, यानी कि ये पार्टी को क्या दे रही है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसके तहत वो कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी कि नो पॉलिटिकल कैंडिडेट पार्टीज कैन नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी स्टेट्स, नो रेस्ट्रिक्शन टू डोमिसाइल, यानी कि यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है डोमिसाइल, यानी डोमिसाइल रूल जो लागू होता था पहले
उसे हटा दिया गया है ना। इसके तहत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि उचित उचित कैंडिडेट वो नॉमिनेट कर पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन व्हिच शेड्यूल इज द फॉर्मेट फॉर ओथ और अफर्मेशंस ऑफ द कैंडिडेट फाउंड। यानी कि किस शेड्यूल के तहत एक कैंडिडेट का ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड शेड्यूल में इसका जानकारी रखा गया है। यानी कि थर्ड शेड्यूल प्रेस्क्राइब्स द ओथ अफर्मेशन फॉर्मेट फॉर कैंडिडेट्स। थर्ड शेड्यूल में जो ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताया गया है एक कैंडिडेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट मोस्ट कैंडिडेट्स डिस्क्लोज रिगार्डिंग एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन के तहत उसके ऊपर एक कैंडिडेट को क्या खुलासा करना पड़ता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि उनका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उनको खुलासा करना पड़ता है। यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन नॉमिनेशन पेपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इफ ए कैंडिडेट इज अक्यूज्ड of an offense punishable with imprisonment of 2 years, what must be disclosed। यानी कि अगर एक जो उम्मीदवार है उनके ऊपर एक अपराध हुआ था और अपराध में 2 वर्ष जेल दंड भुग के आया था। जेल दंड उनके ऊपर हुआ था, ठीक है ना। 2 वर्ष का कार्रवाई हुआ था, कारोबार की सजा। तो उन उसका वो किस तरह खुलासा करेंगे। ये जो अपराध का मामला उनके ऊपर चल रहा था उसके तहत उनको 2 वर्ष का सजा सुनाई दिया था, उसके ऊपर क्या खुलासा उनको करना पड़ता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनको किस तरह खुलासा करना है, डिटेल्स ऑफ द चार्ज फ्रेम्ड और कॉग्निजेंस टेकन। यानी कि वो क्या करेंगे, उनके ऊपर क्या चार्ज लगाया गया है उसका डिजिटल जानकारी वो साझा करेंगे, ठीक है ना। कैंडिडेट मोस्ट डिस्क्लोज पेंडिंग क्रिमिनल केसेस ऑफ +2 years पनिशमेंट इफ चार्ज इज फ्रेम्ड। यानी कि उनके ऊपर क्या मामला अभी भी चल रहा है या फिर वो केसेस पूरा खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है, या फिर उनके ऊपर क्या अभी भी कोई पेंडिंग केसेस है। ये सारा खुलासा उनको करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, डिस्क्लोजर्स ऑफ एसेंट्स इनक्लोज। यानी कि एक जो कैंडिडेट उम्मीदवार को एसेंट के ऊपर किस तरह का डिस्क्लोज यानी कि खुलासा करना पड़ता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैश कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट। उनका चल अचल संपत्ति के बारे में उनको खुलासा करना पड़ता है। मूवेबल मतलब उनका ऊपर जो कैश होता है, व्हीकल होता है, ये तो मूव करता है ना। शायद इमूवेबल जैसे कि उनका लैंड कैसे रहेगा, हाउस कैसे रहेगा, ये तो मूव नहीं करता है ना। इस एसेट का खुलासा हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, नॉन डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एफिडेविट ट्रीटेड एज। यानी कि एफिडेविट में जो पूरा खुला जानकारी का खुलासा नहीं करना, ये केस क्या माना जाएगा इसे। देखिए इसे एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाएगा, एक चुनावी अपराध है। क्यों, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर से ये इलेक्टोरल ऑफेंस इसलिए माना जाता है कि ये एक धोखाधड़ी करने का एक जरिया बन जाता है, ठीक है ना। जो एक आयन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, एक कानून के हिसाब से पनिशेबल होता है ये। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, हु कैन रिजेक्ट ए नॉमिनेशन पेपर फॉर इनकम्प्लीट और फॉल्स एफिडेविट। यानी कि नॉमिनेशन पेपर को कौन रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उसका उसमें
फॉल्स यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर फॉल्स एफिडेविट दायर किया गया है, ठीक है ना। कौन इसे रिजेक्ट कर सकते हैं? देखिए इसको रिजेक्ट कौन से कर सकते हैं? जो कि रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर हैव द अथॉरिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड रिजेक्ट नॉमिनेशन। यानी कि उनके पास अथॉरिटी रहता है कि वो उसे जांच कर सकते हैं, स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं एंड रिजेक्ट कर सकते हैं उस नामांकन पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट रिमूव द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स। किस अमेंडमेंट के तहत, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो है रहता था उसे हटा दिया गया, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2003। यानी कि देखिए 2003 से पहले इस तरह कुछ नियम था कि आपको डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल शर्त था कि राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए। पर ये अमेंडमेंट के दौरान क्या हो गया ना, डोमिसाइल कंडीशन हटा दिया गया, ठीक है ना, ताकि आप राज्यसभा के लिए लड़ सकते हो, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल केसेस मस्ट बी गिवन फॉर व्हाट पीरियड्स। यानी कि क्रिमिनल केसेस के ऊपर जो इंफॉर्मेशन साझा किया जाता है ये कितने सालों के लिए या फिर किस किस प्रकार का इंफॉर्मेशन उनको साझा करना पड़ता है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ पास्ट कन्विक्शंस एंड पेंडिंग केसेस। यानी कि अतीत में उनके ऊपर क्या कार्य क्या आपराधिक मामला चला था और अभी क्या पेंडिंग केसेस है, ये सारे डिटेल्स उनको साझा करना पड़ता है। एफिडेविट मोस्ट कवर ऑल पास्ट हिस्टोरीज एंड पेंडिंग केसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, व्हिच बॉडी अप्रूव्स ऑब्जर्वर्स और मॉनिटर इलेक्शंस। यानी कि कौन सा निकाय ऑब्जर्वर और मॉनिटर का इलेक्शन को अप्रूव दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्शन कमीशन अप्रूव करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, इसे निगरानी करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट थ्रेशोल्ड फॉर पेंडिंग केसेस टू बी डिस्क्लोज। यानी कि मिनिमम पनिशमेंट क्या रहता है यानी पेंडिंग केसेस डिस्क्लोज ना करने से क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 years इम्प्रिजनमेंट। किस प्रकार का पेंडिंग केस उनको साझा करना पड़ता है, थ्रेशोल्ड करना होता है, क्योंकि पेंडिंग केसेस जो है 2 years पनिशमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज। यानी कि अगर 2 साल का पनिशमेंट होने का कोई भी केसेस उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है तो उस मामले को उनको साझा करना पड़ता है। यानी कि अगर उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला चल रहा है तो उस मामले का नतीजा ये हो सकता है कि उनको 2 साल की कैद सजा सुनाई जा सकती है। अगर उस तरह का क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चल रही है तो उनका खुलासा उनको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 मेनली स्ट्रेंथेंस। यानी 2003 में जो चेंजेस लाया गया था ये किसे मजबूत दे रही है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी एंड वोटर अवेयरनेस दे रही है। यानी कि 2003 रिफॉर्म्स इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरिंग कैंडिडेट टू डिस्क्लोज किसके बारे में, क्रिमिनल फाइनेंस एंड एजुकेशनल डिटेल के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, जैसे कि यहाँ पर सवाल है, which system was introduced in 2003 for Rajya Sabha election to curb cross voting and money powers। यानी राज्यसभा इलेक्शन में एक नया इस तरह सिस्टम रखा गया जिसके तहत ये होता है कि कोई भी पार्टी अपना जो मनी पावर दे के खरीद यानी कि कैंडिडेट खरीद लेना, वोटिंग खरीद लेना, यानी कि पावर के हिसाब से यानी कि वोटर का जो समर्थन उसको खरीद लेना ये नहीं कर सकते हैं। और क्रॉस वोटिंग यानी क्रॉस वोटिंग का तहत, यानी क्रॉस वोटिंग मतलब ऐसा होता है कि वो अपने पार्टी के कोई भी कैंडिडेट ने ना वोट डालकर कोई दूसरे पार्टी में अगर वोट देता है, इस
इस प्रकार के जो धोखाधड़ी होता है, तो उसको किस किस सिस्टम को लागू करने के बाद इसको रोका जा सकता है? देखिए, और रोका गया है भी, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओपन बैलेट सिस्टम के तहत। यानी कि ओपन बैलेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर राज्यसभा इलेक्शन के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में, रिप्लेसिंग सीक्रेट बैलेट सिस्टम्स, यानी जो कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया टू कर्ब द क्रॉस वोटिंग एंड मनी पावर, यानी कि जिसके तहत क्या हुआ कि क्रॉस वोटिंग नहीं हो सकता है, मनी पावर के तहत कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सकता है। आप जिस पार्टी से बिलोंग करें उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे पाओ राज्यसभा के लिए। तो इस तरह का समर्थन के लिए इस तरह का ओपन बैलेट सिस्टम रखा गया है, यानी कि जो भी वोट देता है, जिसको भी वोट देते हैं, वो सबको दिखाना पड़ता है उनको, हाँ मैंने उनको उनको वोट दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द ओपन बैलेट systems an elector belonging to a political party has to, यानी कि एक इलेक्टर जो होता है मतदाता, वो क्या करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उनको क्या दिखाना पड़ता है? देखिए उनको क्या दिखाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा, यानी कि शो द बैलेट पेपर, उनको क्या वो दिखाना पड़ता है, उनका बैलेट पेपर दिखाना पड़ता है टू ए नॉमिनेटेड एजेंट्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उन पार्टी का नॉमिनेटेड एजेंट को उनको दिखाना पड़ता है बैलेट पेपर, ठीक है ना। यानी कि अंडर द ओपन बैलेट सिस्टम द वोट शीट इज शोन टू बी नॉमिनेटेड पार्टी एजेंट्स एंश्योरिंग पार्टी डिसिप्लिन, जिसके तहत पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए व्हाट इज द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर राज्यसभा सॉरी लोकसभा कैंडिडेट्स इन लार्जेस्ट स्टेट, बहुत सारे विशाल राज्यों में लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनका ऊपर एक्सपेंडिचर लिमिट कितना रखा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि 95 लाख रहेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड लिमिट्स फॉर लोकसभा कैंडिडेट्स इन लार्जेस्ट स्टेट इज सेट ऑफ द 95 लाख, इसे कितना रखा गया है, 95 लाख रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लिमिट्स फॉर असेंबली कैंडिडेट्स फॉर लार्जेस्ट स्टेट के लिए जो असेंबली इलेक्शन होता है उसके लिए एक कैंडिडेट के ऊपर एक्सपेक्टेड लिमिट कितना रखा गया है, ऑप्शन देखिए उत्तर कैसे कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 लाख। सिमिलरली स्मॉलर स्टेट के लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट कितना रखा गया है लोकसभा सीट के लिए, जो कि सबसे उत्तर होगा 75 लाख रहेगा स्मॉलर स्टेट के लिए। उस प्रकार का स्मॉल स्टेट के लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर असेंबली सीट के लिए कितना रखा गया है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28 लाख, यानी कि एक्सपेंडिचर लिमिट्स फॉर असेंबली सीट फॉर स्मॉल स्टेट इज 28 lakhs। Next questions, are there any expenditure limits imposed on political parties during election? ये तो कैंडिडेट के ऊपर इस तरह का इलेक्शन यानी कि एक्सपेंडिचर लिमिट रखा गया है, क्या पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी रखा गया है? ऑप्शन देखिए गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नो, उनका ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं रखा गया है। यानी political parties are allowed unrestricted spendings while only candidates have expenditure limit, कैंडिडेट के ऊपर एक्सपेंडिचर लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टार कैंपेनर्स कैन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट्स, यानी कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कितना स्टार कैंपेनर यानी कि उनका कैंपेनिंग करने के लिए जो विशेष कैंपेनर होते हैं उनका रख सकते हैं, अपन कर सकते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 40 मान्यता प्राप्त यानी कि स्टार कैंपेनर और रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि रिकॉग्नाइज पार्टी नेशनल और स्टेट्स कैन अपॉइंट अप टू 40 स्टार कैंपेनर, 40 स्टार कैंपेनर वो रख सकते हैं। हाउ मेनी स्टार कैंपेनर कैन ए रजिस्टर्स बट ऑन रिकॉग्नाइज पार्टी अपॉइंट, कितने स्टार कैंपेनर को एक रजिस्टर या फिर ऑन रिकॉग्नाइज पार्टी अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 20। ऑन ऑन रिकॉग्नाइज स्टार
रजिस्टर पार्टी मतलब जो होता है कि जिसको जो कि नेशनल पार्टी भी नहीं है, एक राज्य यानी स्टेट पार्टी भी नहीं है। और अगर उन वो पार्टी अपना कैंपेनर रखते हैं, अपॉइंट करते हैं, कितना रख सकते हैं, यानी 20 कैंपेनर वो रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंस फॉर ट्रैवल बाय द स्टार कैंपेनर आर, स्टार कैंपेनर के लिए कितना एक्सपेंस रखा गया है। क्या वो जो एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, उसको क्या गिना जाता है, जो कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर के लिमिट के तहत, जो कि सट्टे को होगा। जी हाँ, इसे नहीं नहीं गिना जाता है इसे, यानी कि नॉट काउंटर्स टुवर्ड द कैंडिडेट एक्सपेंडिचर लिमिट, यानी कि स्टार कैंपेनर ट्रैवल्स एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर लिमिट, ये कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर लिमिट से अलग है। ये उनका फ्रीडम है, वो जितना चाहे वो खर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। Which year saw the introduction of open ballot systems for राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन किया गया था, ये कौन से साल रखा गया था, लागू किया गया था, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2003 में ये हुआ था, यानी ओपन बैलेट सिस्टम्स राज्यसभा इलेक्शन हुआ इंट्रोड्यूस इन 2003, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ओपन बैलेट सिस्टम्स, ओपन बैलेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंट्रोड्यूस करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या रहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कॉर्व, क्या कॉर्व क्रॉस वोटिंग मनी पावर, ये क्या ऑब्जेक्टिव रहा, मनी पावर एंड कॉर्व क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए इस तरह का मैंने मनी पावर एंड क्रॉस वोटिंग, ये जो इसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए इसे रोकने के लिए इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, यानी कि इट वाज मींट टू डिसिप्लिन लेजिस्लेचर्स, या क्या है इसका अर्थ क्या है, यानी डिसिप्लिन लेजिस्लेचर करता है एंड रिड्यूस करप्शन इन राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन को इलेक्शन में जो करप्शन होते हैं उसे रिड्यूस करना, ये मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट, हु हैज टू शो देयर बैलेट पेपर इन राज्यसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शन के लिए कौन बैलेट पेपर शो करते हैं, यानी कि अंडर द ओपन बैलेट पेपर के तहत। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए ये जो होता है, जो इलेक्टर बिलोंगिंग टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के मतदाता होते हैं उनको ये दिखाना पड़ता है कि उनका जो पार्टी का एजेंट को दिखाना पड़ता है, ओनली द पार्टी मेंबर्स हैव टू शो देयर बैलेट पेपर टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी एजेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हाट इज द पनिशेबल फॉर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्शन एफिडेविट में फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने पर उनको क्या दंड मिलता है, जो कि सत्य उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उनको कार्रवाई मिल सकता है, 6 मास का दंड भुग सकते हैं, उसके बाद जुर्माना या फिर बोथ हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु सुपरवाइजेस द काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट को जो वोट काउंटिंग करना, उनको कौन सुपरवाइज यानी कि पर्यवेक्षण या फिर निगरान करते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर, कौन ऐसे निगरान करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं, शायद शायद ऑब्जर्वर करते हैं, ठीक है ना। यानी काउंटिंग ऑफ द वोट इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर को अपॉइंट करते हैं, वो ये जो वोट का काउंटिंग को निगरान करते हैं, सुपरविजन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए आफ्टर काउंटिंग हु डिक्लेयर द नेम ऑफ द विनर्स कैंडिडेट्स, यानी कि मतगणना खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद कौन विजेता का नाम घोषणा करते हैं। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन है सी, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर इस तरह काम करते हैं, यानी रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर द विनर्स आफ्टर काउंटिंग, गिनती खत्म होने के बाद विनर का डिक्लेरेशन कौन करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टोरल सिस्टम इज यूज्ड फॉर लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया, व्हिच इलेक्टोरल सिस्टम, किस तरह का इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया में यूज किया जा रही है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फास्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब क्या है? यानी द लोकसभा इलेक्शन फॉलो द फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब है अगर 4 उम्मीदवार 4 कैंडिडेट एक चुनाव में लड़ रहे हैं, इस उम्मीदवार को 50% वोट मिला है, इसको 40, इसको 10%, इनको 5%, इनको भी 5% मिला है, तो जिसको ज़्यादा मिला है उनको विजेता घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द फास्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम हो इज डिक्लेयर्ड द विनर। अगर इसके तहत विनर को कौन डिक्लेयर करता है और किस कैंडिडेट को विनर की तरह डिक्लेयर किया जाएगा? देखिए जिस कैंडिडेट के पास मैक्सिमम वोट हो, यानी कि अगर वोट को हम इस तरह माप इस तरह डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 30, 20, 10, 40, ये जो चार ये जो 4 परसेंटेज है पूरा मिलाकर 100% हो रहे हैं। ये चार ये अगर 4 कैंडिडेट को इस तरह वोट वोट का मिला है परसेंटेज, तो ज़्यादा किसे मिला 40%, जिससे ज़्यादा मिला है, तो परसेंटेज के हिसाब से जिसे ज़्यादा वोट मिले वो उनको विजेता घोषणा किया जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। नेक्स्ट, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी इनके लिए नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब पूरा 50% से ज़्यादा, इस तरह का कोई नई ढांचा जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन फाइल एन इलेक्शन पिटिशन एलिजिंग मेल प्रैक्टिस। यानी धोखाधड़ी किया गया है, एक कैंडिडेट ने किया है, तो उनके ऊपर इलेक्शन पिटिशन कौन दायर कर सकते हैं? जो कि सटीक उत्तर होगा एनी इलेक्टर्स और कैंडिडेट। कौन डायरेक्ट कर सकते हैं? कोई भी वोटर हो या फिर इलेक्टर हो या फिर कैंडिडेट हो, ठीक है ना। इन वोटर्स और कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट कैन फाइल इलेक्शन पिटिशन, हो इलेक्शन पिटिशन दायर कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैसे कि सटीक क्वेश्चन है, वेयर आर इलेक्शन पिटिशन टायर्ड। इलेक्शन पिटिशन कहाँ पर दायर कराता है, क्योंकि उसका सुनवाई कहाँ पर होती है? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट कंसर्न। जिस राज्य से जुड़ा है इलेक्शन, उस राज्य का हाई कोर्ट इसका सुनवाई करते हैं। हाई कोर्ट ट्राई इलेक्शन पिटिशन कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन देयर जुडिशन। वो अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जो भी इलेक्शन के तहत इस तरह का पिटिशन दायर होते हैं, उसका सुनवाई वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, हु कैन बी द कॉन्सिक्वेंस इफ एन इलेक्शन पिटिशन इज अवॉइड। यानी कि इलेक्शन पिटिशन अगर साबित हो जाता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए 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 इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीस्टेजिंग ऑफ इलेक्शंस इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि उस चुनाव क्षेत्र में क्या होता है ना, फिर से चुनाव होने के लिए नया का शुरुआत होता है। यानी कि जो पहले से हो गया है, इसमें धोखाधड़ी अगर प्रमाणित हो जाता है तो नया चुनाव होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। इफ ऑफ हेड इलेक्शन में कैंसल और फ्रेश इलेक्शन ऑर्डर, यानी कि इससे अगर कोर्ट में सिद्ध हो जाता है या फिर इलेक्शन कैंसिल हो जाता है या फिर फ्रेश इलेक्शन करने के लिए ऑर्डर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कंट्री डिवाइड्स द कंडक्टिंग इलेक्शंस। यानी कि कंट्री की इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो सारे कंट्री को, सारे देश को किस तरह डिवाइड किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा इस तरह डिवाइड किया गया है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। यानी कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शन। जियोग्राफिकल भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के तहत इसे डिवाइड किया दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, इज वोटर इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन कास्ट। यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र के तहत जो प्रत्येक वोटर रहते हैं वो कितने वोट, कितने मतदाता मतदाता कितने उम्मीदवार को वो वोट दे सकते हैं।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। जो कि सटीक उत्तर होगा ओनली वन वोट। वो कितना वोट दे सकते हैं? एक ही वोट दे सकते हैं, यानी कि ईच इलेक्टर कैन कास्ट वन वोट और हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो बस एक ही वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हाट इज द रूल्स फॉर ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ऑब्जर्वर अपॉइंटेड होता है उनका कार्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओवरसी काउंटिंग ऑफ वोट्स। यानी कि ऑब्जर्वर रिटर्निंग ऑफिसर के साथ इसे निगरान करते हैं, सुपरवाइज करते हैं काउंटिंग वोट के टाइम, ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड सुनिश्चित हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अथॉरिटी ऑफिशियली रिटर्न्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि कौन ये ऑफिशियली दायित्व लेते हैं कि जो विनर कैंडिडेट है उनको रिटर्न करने के लिए, और इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है जो विजेता होते हैं उनको रिटर्न करने का जो ऑफिशियल दायित्व किसके ऊपर होती है? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ये करते हैं। यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्मली डिक्लेयर द कैंडिडेट इलेक्टेड। कैंडिडेट जो चुना था है, इलेक्टेड हुआ है यानी कि विजेता हुआ है, उनका नाम घोषणा करते हैं कौन? जो कि रिटर्न ऑफिसर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ आवर्स पोलिंग स्टेशन मस्ट बी रिमेन ओपन। यानी कि मिनिमम कितने घंटे के लिए वो जो पोलिंग स्टेशन होता है मतदान केंद्र उनको खोला रखा जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 घंटा के लिए उन्हें खुला रखा जाता है। यानी पुलिस स्टेशन मोस्ट रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स ऑन पोलिंग डेज, ठीक है ना। पोलिंग डेज मतदान के दिन 8 घंटे के लिए खुला रखा जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोटर्स असाइंड टू पोलिंग स्टेशन। एक पोलिंग स्टेशन में एक मतदान केंद्र में कितने नंबर का वोटर को असाइन किया जाता है ताकि वो वोट जाके वो उस केंद्र में दे पाए? क्योंकि सट्टा होता है ऑप्शन सी, यानी कि 1500। यानी कि एक पोलिंग स्टेशन शुड नॉट हैव मोर देन 1500 वोटर। एक ही पोलिंग स्टेशन एक ही पोलिंग स्टेशन के लिए 1500 से ज़्यादा वोटर को नहीं असाइन किया जाता है, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा वोटर होते हैं तो उनके लिए और अलग से पोलिंग स्टेशन वहाँ पर मतदान करने के लिए उनको सुযোগ दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच यानी पोलिंग स्टेशन आर यूजुअल सेटअप इन। पोलिंग स्टेशन कहाँ पर सेट किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। यानी कि यह जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी स्कूल एंड कम्युनिटी हॉल। यानी स्कूल एंड सार्वजनिक भवन में एक क्या है पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ सेटअप इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल कम्युनिटी हॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ फार शुड ए पोलिंग स्टेशन आइडियली बी फ्रॉम वोटर्स रेसिडेंस। यानी जो पोलिंग स्टेशन रहता है वो वोटर के रेसिडेंस के हिसाब से उनका वोटर के घर से कितने दूर होता है, पोलिंग स्टेशन को कितने दूर रखा जाता है, बनाता है, सेट किया जाता है। क्योंकि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदिन 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर भीतर रखा जाता है। यानी इलेक्शन कमीशन एंश्योर पोलिंग स्टेशन आर विदिन 2 किलोमीटर पर एवरी वोटर। यह एवरी वोटर से 2 किलोमीटर के भीतर ये रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वोटिंग इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय। इंडिया का जो वोटिंग होता है ये किस तरह कंडक्टर किया जा रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन है सी, यानी कि सीक्रेट बैलेट। इस मेथड को अपनाया जाता है इंडिया के वोटिंग टाइम में, यानी कैरिड आउट द सीक्रेट बैलेट टू प्रोटेक्ट वोटर्स प्राइवेसी, जिसके तहत वोटर का जो प्राइवेसी होता है इसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा करता है आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि ये वीडियो हम पूरा ग्राउंड लेवल से पीक लेवल तक कवर किए हैं, ठीक है ना। अगर आपको हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारा भी सब टॉपिक है सारे एमसीक्यू हम इसके अंदर कवर किए हैं। इस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिए,
ताकि आप जीके जीएस सेक्शन इंडियन पॉलिटिक्स में सारे कवर कर पाए। ठीक है ना। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमको भी कुछ पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब।